हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देखिए, आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। विपक्ष इसी बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने कहीं रेल रोकी, कहीं जबरन दुकानें बंद कराई। किसान के नाम पर सियासी घमासान जारी है और इस सब के बीच मोदी सरकार के 4 बड़े चेहरे एबीपी न्यूज पर आ जाए और किसानों में ये भ्रम फैल रहा है। ये मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से दावा किया गया कि तीनों किसान बिल जो हैं, कृषि बिल जो हैं, वो दरअसल किसानों के हित में हैं। किसानों का यह आक्रोश सिर्फ और सिर्फ उस भ्रम की वजह से जो विपक्ष ने उनमें फैलाया है और इसी को दूर करने की मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोशिश की गई। तो 4 बजे आज जो हम खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सबसे पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सुनिए। देखिए कैसे वो भ्रम दूर कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। वो किसान कानून जो मोदी सरकार कहती है कि किसानों के हित में, उसे लेकर किसानों में इतना आक्रोश क्यों, यहां तक कि आज भारत बंद है। किसानों के मन में जो गलतफहमी है वो दूर करने की जरूरत भी है, हम करेंगे भी और हमें विश्वास है, क्योंकि 50 साल से किसान आंदोलन की एक ही मांग थी कि एपीएमसी से हमें निजात दिलाओ। और एपीएमसी बंद करने का मुद्दा नहीं है, आज भी नहीं है। अभी पंजाब में सीजन हुआ, धान पिछले साल से ज्यादा किसानों ने और ज्यादा मात्रा में धान बेचा है एपीएमसी मंडी में। सरकार ने खरीद किया है, पिछले साल से ज्यादा एमएसपी दिया है। तो एमएसपी भी है, मंडी भी है, फिर क्या मुद्दा है? गलतफहमी जानबूझकर फैलाई गई है, भ्रम फैलाए गए हैं। ये राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या लगता है सर, किसान कानून पर ये जो संग्राम है ये राजनीतिक है? मतलब ये विपक्षी दल है जो किसान आंदोलन की फसल काटने में जुटे हुए हैं? वो खुद क्या बोले, वो भूल कर और समझते हैं कि हम चोरी करें तो कोई देखेगा नहीं। ऐसा नहीं होता, खुले में है। कांग्रेस ने, एनसीपी ने, डीएमके ने, सभी पार्टियों ने जो आज बंद के समर्थन में है, जो आज कानून वापस लेने की बात करते हैं, अरे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूल किए हैं, कानून किए हैं, तो उनके कानून जायज है। केंद्र ने किया तो गलत है। आज उन्होंने एपीएमसी पर बंधन लाने के और उसमें स्वतंत्रता देने के कानून अनेक राज्यों ने पास किए हैं, वो जायज है। और केंद्र ने किया तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मैं एक बताता हूं, एक किसान आंदोलन की मांग थी पहले से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, यही एकमात्र मांग है किसानों की सदा। वो कभी भी स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट 2006 में आया, 14 तक यूपीए ने नहीं किया। आज उसमें मोदी जी ने अगुवाई करके ये दिया है और उसके आधार पर आज हमने मुआवजा लागत मूल्य से 50% ज्यादा ये किया है। जो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लिखे कि हम यही करेंगे और वो आप बदल कर रहे हैं। सबसे बड़ी आशंका जो किसान बार बार दोहराते हैं वो ये कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर, आपकी समझ क्या कहती है? क्योंकि आज तक एमएसपी को लेकर तो ऐसा कोई कानून है नहीं। अब ये जो किसान बिल सरकार लेकर आई है, इनके बाद किसान क्यों एमएसपी को कानूनी दर्जा, एमएसपी को कानूनी दर्जा ये जिद पकड़ रहे हैं? ऐसा है, एमएसपी व्यवस्था 50 साल से है जी, और 50 साल कानून नहीं है। बिल्कुल, फिर भी व्यवस्था जारी है। किसानों ने धान बेचा है, मंडी भी है और एमएसपी भी है। तो सर, आपने एमएसपी, आपने एपीएमसी, दोनों पर जो भ्रम था वो दूर किया। मैं तीसरे बड़े मुद्दे पर आती हूं और वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें ये डर है किसानों को। वो ये कहते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि भ्रमित हैं, गुमराह हैं कि साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है ना, इससे तो ये होगा कि भाई छोटा किसान, मझोला किसान जो है वो तो ये प्राइवेट बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके हाथ की कठपुतली बन जाएगा, ये किसानों की जमीन निकाल लेंगे। सर, इस भ्रम को भी दूर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस के कितने राज्यों ने बनाया उसकी सूची ही मेरे पास है और उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्ट का पेप्सी ने 80 में शुरू किया
उसका उद्घाटन अमरिंदर सिंह ने ही किया था। तो अमरिंदर जो आज ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा या किसान का, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने शुरुआत किया। और आगे चल के जब कांग्रेस थी राज्य में, गुजरात और आज आंध्र, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात सभी जगह है। हरियाणा में जब कांग्रेस थी तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया। हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक में 2003 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने कानून बनाया। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का सरकार थी 2006 में, तब उन्होंने कानून बनाया। मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कानून बनाया। मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया। राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड हैव मेड प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट। तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इतने राज्यों में है, अब कहां से निकालोगे? मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर ही आने चाह रही थी सर। हाँ। वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कौन हो डिसाइडिंग अथॉरिटी, उसे लेकर भी सवाल है कि भाई किसानों को अधिकार मिले कि वो जा सके, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। देखो, सरकार जो है वो क्यों सुन रही है किसानों का? जी, क्योंकि किसान हमारे हैं। देश का कहीं भी किसान हो, उसके मन में कोई गलत फहमी है वो दूर करेंगे ना, हमारा काम है। और हमारा ये भी एक काम है कि उसको सही समझाना कि भाई आशंका मत रखो मन में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपल्सन नहीं है, आपका चॉइस है। आपको ज्यादा दाम मिला तो ही करना है और वो फसल का ही करना है, और कोई पैसा आपका नहीं देगा 3 दिन में तो आपको तुरंत रिजोल्यूशन, आप वो कह रहे हैं कि इसके बजाय कोर्ट में जाने की अनुमति दे। तो ये अभी चर्चा चल रही है, उसमें नतीजा निकलेगा कुछ। लेकिन अगर कोई छोटा बदलाव, सरकार ने एक कहा है कि छोटे मोटे कुछ सुधार करने हैं तो सुधार हो सकते हैं, सरकार का मन खुला है। लेकिन ये नहीं है कि भाई आंखें बंद करके हम नहीं बैठे, कान बंद करके नहीं बैठे हैं जी। हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और ये लोगों को समझाएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कंपलसरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये आपका चॉइस है, और उसमें केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का सौदा उसमें नहीं होगा, नहीं हो सकता। यही हम लोगों को समझाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी जैसे मैंने कहा जी 16 राज्यों में अभी है ही। बिल्कुल। तो जो 16 राज्यों में है वो ठीक है, और मोदी ने किया तो गलत है, ऐसा कैसा होगा? सवाल ये बनता है सर कि सरकार तो आगे बढ़ रही है, सरकार तो कदम बढ़ा रही है, लेकिन किसानों की तरफ से जो बात सामने निकल कर आती है वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रकाश जी, वो जरा सा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमने 5वीं बैठक में भी देखा, बात यस और नो पर आ गई है। अब जब बात हां या ना पर आएगी और किसानों का जब सवाल यह है कि आप तीनों कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा सर? ऐसा है, अपने देश में कानून का राज है, अपने देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए लोकसभा और राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा हुई है, 7 घंटे राज्यसभा में, 5 घंटे लोकसभा में, सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। तो सर मतलब हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है किसानों को जो वो मांग कर रहे हैं? ऐसा हर चीज का जवाब हां या ना में नहीं होता है। चीज का जवाब वास्तविक उत्तर में होता है। जी, अब आपको समझना ये होगा कि पेच यहीं पर आकर फंसता है, क्योंकि 5वें दौर की जो बैठक हुई थी किसानों और सरकार के बीच, उसमें किसान सीधे हां या ना में जवाब पूछ रहे थे। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हां या ना में तो हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी भी एबीपी न्यूज पर आई हैं। स्मृति ईरानी से खास बातचीत देखिए। मेरा सवाल यह है कि जब भी मोदी सरकार कोई महत्वाकांक्षी बिल लेकर आती है तो उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू होता है, र्यूमर कैंपेन। सीए एनआरसी का जब बिल आया तब भी एक र्यूमर कैंपेन शुरू हुआ कि कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको कैंपों में डाल दिया जाएगा। किसान बिल, कृषि बिलों के साथ भी यही हो रहा है। ये र्यूमर गैंग कौन है? कौन है जो र्यूमर गैंग आप पर भारी पड़ जाता है और सरकार को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देता है? विकास जी, जब आपके चैनल ने संसद के सत्र में इस बिल के संदर्भ में विपक्ष से बातचीत की थी,
रूमर ये फैलाया गया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा, और आज मैंने आपको बताया है कि एमएसपी का ऑपरेशन उस संसद के सत्र के बाद ऐसा चला कि अब तक मात्र उस संसद के सत्र सितंबर से लेकर अब तक धान की खरीदी में 336 लाख मेट्रिक टन एमएसपी के ऑपरेशन में सरकार ने खरीदा। ये रूमर फैलाई गई थी कि एपीएमसी की मंडी सरकार बंद कर देगी। एक भी मंडी सरकार ने बंद नहीं की। और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं विकास जी, विपक्ष शासित एक प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धुले जिले के एक किसान ने इस बिल के आधार पर न्याय पाया और 3 लाख के अपने भुगतान को सुनिश्चित करवाया। वो किसान जो सितंबर से पहले दर की ठोकरें खा रहा था, विपक्ष के शासित प्रदेश में वो न्याय पाता है मोदी जी द्वारा पारित इस बिल के माध्यम से। इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं विपक्ष का इस विषय में अग्रसर होना, आक्रामक होना, जो लोग वोट नहीं पा पाए वो लोकतंत्र को किसी न किसी प्रकार से ध्वस्त करने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में 60% धान एमएसपी पे खरीदा गया, उसके बावजूद अगर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रूमर गैंग सफल हो गया है। आप लोग अभी भी किसान को समझाने में नाकामयाब रहे कि एमएसपी नहीं खत्म होगा। मुझे नहीं लगता रूमर गैंग सफल हो रहा है। मैं 2 बातों के आधार पर आपको इस बात पर टोक रही हूँ विकास जी। 1 अक्टूबर माह से लेकर अब तक, चाहे वो भारत सरकार के अधिकारी हों, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हों, लगातार किसान संगठनों के साथ चर्चा, विचार विमर्श ये सब कर रहे हैं। साथ ही आप जैसे चैनल्स के माध्यम से जब हम जैसे प्रतिनिधियों को मौका मिलता है तो हम आकर आपके सम्मुख सरकार की और वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा कर पाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कहीं सर्टिफिकेशन होगा कि किसान को सरकार पर किस प्रकार से विश्वास है, तो ये एमएसपी का ऑपरेशन जिसमें 336 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया 33 लाख किसानों से सितंबर के बाद, ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि किसान खुद चलकर सरकार के एमएसपी ऑपरेशन में भागीदार बना और किसान के खाते में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान ने खुद स्वीकारा। तो आज ये 33 लाख किसान धान की खरीदारी के इस बात का प्रमाण है कि रूमर गैंग कहीं ना कहीं अपने जो उनके कारनामे उसमें ध्वस्त हो रहा है, और इसीलिए आज वो सड़कों पर उतरकर किसी न किसी कानून को किसी न किसी प्रदेश में भंग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। जयपुर के छत्तीसगढ़ की, जहां पर सब्जी मंडी को कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन बंद करा रहे थे, हमने लखनऊ की तस्वीरें देखी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेके भारत बंद कराने निकले थे। किसान संगठन कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपना झंडा और डंडा लेके नहीं निकलेगा, हमें किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन डंडे और झंडे के साथ नहीं चाहिए। देखिए विकास जी, जिन लोगों ने मंडी आज खोली, जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटा छोटा किसान आज अपनी उपज लेके जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, उसका पेट काटने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। जो वोट ना पा पाए आज वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवाने के लिए जनता पर बरस रहे हैं, जो बीजेपी पर ना बरस पाए। और आज जो हिंसक प्रदर्शनों का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष ने लोकतंत्र पर अपना कब्जा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी के दोगलेपन को इस बात से भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं विकास जी कि आज जो राहुल गांधी किसान के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो तब गायब थे जब इन बिलों पर संसद में चर्चा हो रही थी। किसान का उनके प्रति कितना महत्व है, ये इस बात से भी पता चलता है कि वो अनुपस्थित थे। उन्होंने देश की संसद में इन बिलों के संदर्भ में चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। एमएसपी पे आपने जवाब दे दिया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम के अलावा उनको सिविल कोर्ट जाने की इजाजत दी जाए, कानून में इसका बदलाव हो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बाद बड़े उद्योगपति उनकी जमीन हड़प ले जाएंगे। इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, कानून में पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि किसान की जमीन न खरीदी जाएगी, ना किसान की जमीन गिरवी रखी जाएगी। ये कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इस पर कृषि मंत्री स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं। इस पर हर जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी इस विषय से भली भांति परिचित हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ, कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब समझौता होगा किसान का किसी के भी साथ, उस समझौते, उस करार, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ना किसान की जमीन आप खरीद सकते हैं, ना आप किसान की जमीन जब्त कर सकते हैं, ना आप किसान की जमीन नीलाम कर सकते हैं। जी, एक
एक महत्वपूर्ण सवाल स्मृति ईरानी जी, क्या कोई ऐसी सूरत धन्यवाद बनती दिखती है आपको, ऐसी कोई सूरत बनती दिखाई दे रही है कि सरकार इन बिलों में से जरूरी संशोधन करे, या जरूरी किसी एक बिल को या तीनों बिल को विड्रॉ कर ले, किसानों की मांग मान ले और आप ये समय रहते कर लेंगे? कोई ऐसी सूरत दिखती है? भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री प्रतिनिधि हैं, वो सतत किसानों के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। समाधान हेतु हर राजनीतिक दल ने दोनों सदनों में इन बिलों के ऊपर चर्चा करते हुए अपने मत को प्रस्तुत किया। विपक्ष की एक बहुत बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने ही शासित प्रदेश में इसको नोटिफाई किया। जनता के सामने ये प्रमाण प्रस्तुत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया, बल्कि साथ ही शरद पवार जी जो तब कृषि मंत्री थे, उन्होंने अपने जितना पत्र व्यवहार है उसके माध्यम से और मीडिया में भी बार बार ये कहा कि इस प्रकार के रिफॉर्म को सरकार को, देश को और देश के किसान को एक जरूरत है। उस जरूरत की पूर्ति नरेंद्र। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कथित नजरबंदी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस किसी से भी केजरीवाल को मिलने नहीं दे रही है। प्रदर्शन में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीले रंग की शर्ट में मनीष सिसोदिया बीच में बैठे हुए। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से इन तमाम आरोपों को गलत बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीएम अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि फिर आम आदमी पार्टी के ये नेता कार्यकर्ता क्यों सीएम हाउस के बाहर बैठ गए। शिवराज सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र की विकास दर है, सबसे ज्यादा जो है एमएसपी कुछ क्षेत्रों में मिलता है। आपसे एक बड़ा सवाल है, पंजाब में इतना बवाल हो रहा है, किसान संगठन धरने पर हैं, भारत बंद की मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं ये सब हो रहा? मध्य प्रदेश के किसान को एमएसपी नहीं चाहिए? मध्य प्रदेश के किसान को नहीं डर लग रहा कि मंडी खत्म हो जाएगी? मध्य प्रदेश के किसान को क्यों नहीं लग रहा कि उसकी जमीन बड़े उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले जाएंगे? विकास जी, मध्य प्रदेश का किसान आश्वस्त है और मैं तो मानता हूं कि देश भी आश्वस्त है। इन कृषि कानूनों से एमएसपी समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कृषि उपज मंडियां बंद नहीं होगी। अब अगर हमने कृषि उपज मंडी को चालू रखते हुए अगर किसान को विकल्प दिया है कि मंडी में ना बेचना चाहे, उसको घर पे ही अच्छे रेट मिल रहे हैं, वहां बेच दे, तो आपत्ति किसी को क्या हो सकती है? अगर कोई एक्सपोर्टर सीधे किसान से खरीदना चाहता है, वहां बेच दे, क्या आपत्ति हो सकती है? कोई प्राइवेट मंडी अच्छा रेट अगर उसको देती है, तो मंडी का भी एकाधिकार क्यों रहे? किसान को विकल्प मिलने चाहिए, प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को और अच्छे दाम मिलेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी, और मैं तो मानता हूं देश में भी, मैं फिर कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, कृषि उपज मंडियां समाप्त नहीं होगी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिए। उसका भी इस्तेमाल करके हम और कोल्ड स्टोरेज की चैन बनाने से लेके इंफ्रा के लिए जो जो करना है वो सब करेंगे। लेकिन किसान को अगर प्रतिस्पर्धी मूल्य, बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं को हम क्यों समाप्त करें? मध्य प्रदेश का किसान ये अच्छी तरह से समझता है कि उसको जहां ठीक दाम मिल जाए वहां वो अपनी फसल बेचे। जहां तक एमएसपी का सवाल है, मध्य प्रदेश ने इसी साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं, पंजाब से ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश ने खरीदा है एमएसपी पर, और धान की खरीदी अभी लगातार हमारी चल रही है। अगर तुलना करें, उदाहरण अगर तुलना करें यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार के बीच, तो यूपीए की सरकार के समय 2009 से 2014 के बीच केवल 2,06,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया था एमएसपी पर। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2014 से लेके 2019 के बीच 4,95,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। यूपीए के समय गेहूं 1,68,000 करोड़ का खरीदा गया था 5 साल में, और एनडीए के समय 2,97,000 करोड़ का खरीदा गया। दलहन की बात करें तो केवल 645 करोड़ रुपया का दलहन खरीदा था यूपीए की सरकार ने।
और मध्य प्रदेश की एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 49,000 करोड़ रुपए के दलहन की खरीदी की। तिलहन और कोपरा की बात करें तो यूपीए की सरकार ने कुल 2,460 करोड़ रुपए एमएसपी पर खरीद की थी। एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया की खरीदी की है। तो आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन सच्चाई जमीनी ये है कि पंजाब के किसान को नहीं समझा पा रहे हैं, कहां कमी रह जा रही है। अगर 60% धान एमएसपी पर पंजाब का खरीदा जा रहा है तो फिर क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसान को कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, कहां कमी रह गई? देखिए, चर्चा निरंतर जारी है, बातचीत लगातार चल रही है। हम किसानों को समझाने में सफल होंगे, उनकी आशंकाएं दूर करेंगे। लेकिन दिक्कत केवल एक है, कांग्रेस हो चाहे बाकी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हो, ये मैदान में तो मोदी जी का मुकाबला कर नहीं पाती। और इसलिए किसान को भ्रम में डालो, किसान को भ्रमित करो। अब यही कांग्रेस में तो मैडम सोनिया गांधी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप यूपीए की चेयरपर्सन थी, मेरे पास ये चिट्ठी रखी है शरद पवार जी की, ये चिट्ठी है शरद पवार जी की जो मुझे लिखी थी उनने 2011 में। और इसमें उनने मुझे अपील की थी, मिस्टर डियर शिवराज सिंह चौहान जी, और इसमें मैं केवल 2 लाइन पढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट on the lines of the model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agriculture trade। ये कहते हैं शरद पवार जी तब जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब शरद पवार कह रहे हैं कि उस समय वो गलत थे, अब ठीक है, अब जो कानून है वो किसानों के खिलाफ है। लागू करने की बात करते थे, लागू करने की बात करते, और अब ये यू टर्न ले रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, केवल राजनीति चमकाने के लिए। जब भी कोई सरकार कानून बनाती है और खास तौर पर मोदी सरकार, तो एक भ्रम का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। सीए एनआरसी के खिलाफ भी खड़ा किया गया, अब कृषि बिलों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इस भ्रम की, इस र्यूमर की काट आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, कोई पार्टियां इतनी पाखंडी हो सकती है, ये सोच के ही सचमुच में लगता है कि हे भगवान ये है क्या। अब ये मैंने कांग्रेस का उदाहरण आपको दिया, इसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, साफ साफ लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र अभी उनकी वेबसाइट पर डला हुआ है, और ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर शिवराज सिंह जी, ये तो फिर भी पुरानी बात है। के पेज नंबर 18 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 नवंबर को नोटिफिकेशन किया, गजट नोटिफिकेशन किया, और 25 तारीख से किसान आंदोलन हम दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर शुरू हुआ तो उनके साथ खड़े हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैंने हाल बताया, डीएमके ने कृषि सुधारों का जो आज विरोध कर रही है, भारत बंद का समर्थन कर रही है, 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। आम आदमी पार्टी का हाल आपने बताया कि लागू करके विरोध कर दिया, तो बिना पेंदी के लोटे हैं, कब बदल जाए अरविंद केजरीवाल कह नहीं सकते। योगेंद्र यादव जी मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उनसे जवाब मांग रहे थे कि बताइए आपने एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको अखिलेश जी ने उठा के एक तरफ कर दिया है, मुलायम सिंह जी, 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मुलायम जी का बयान समाजवादी पार्टी के दोगलेपन को प्रदर्शित कर रहा है। मुलायम जी ने एपीएमसी की आलोचना की थी और यह कहा था कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। शिवसेना अब आज अलाप रही है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में। उनने भी जो मुलायम सिंह जी ने कहा
वही बात उनने भी कही। शिवराज सिंह जी, आप मान रहे हैं ना, आपके खिलाफ विपक्ष का संयुक्त मोर्चा तैयार हो रहा है। सीए एनआरसी के बहाने, कृषि बिल के बहाने, एक एक करके समाज के एक एक तबके, एक एक वर्गों को आपके खिलाफ खड़ा करने के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार हो चुका है और आप लोग लगातार उनकी उस साजिश का शिकार हो रहे हैं। देखिए, सच बात यह है कि मैदान में मुकाबला होता नहीं है, लोकप्रियता में कहीं टिकते नहीं हैं, जनता के बीच काम करते नहीं हैं, तो और इसलिए भ्रम फैलाइए, गलतफहमी पैदा कीजिए, देश में आग लगाइए, मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कीजिए। और इसलिए वैसे सारे छोटे छोटे संगठन भी जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो सब के सब इसमें इकट्ठे हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश में किसान आंदोलन कहीं नहीं है। पंजाब के हमारे किसान भाई बहन, उनको भी पूरा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चर्चा के द्वार सरकार के खुले, कल फिर चर्चा होगी, खुले मन से चर्चा होगी। हम एक एक किसान को कन्विंस करेंगे, उनकी गलतफहमियां दूर करेंगे, आशंका अगर कहीं है तो उनका भी समाधान निकालेंगे। लेकिन बाकी दल भारत बंद के नाम पर, जब किसानों ने कह दिया कि नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, मंच पर मत आओ, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आज मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो गलत फहमी फैला के आग लगाना चाहते हैं, इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो आपने सुन लिया, अब जरा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात भी सुनिए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, धन्यवाद जी। कि जी आपका आरोप तमाम विपक्षी दलों पर यह है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार से क्या कमी रह गई कि किसानों को आप अपनी बात, उनका फायदा समझा नहीं पाए? देखिए, हमें किसानों से कोई शिकायत नहीं है। ये हमारे अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और वो जितनी मजबूत होगी देश उतना मजबूत होगा। इसी संकल्प के साथ, इसी सिद्धांत के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब पहला कृषि का बजट आया, देश का बजट आया, तो आप ही लोगों ने कहा था ये बजट जो है मोदी जी मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान को समर्पित बजट है। ये बजट जो है वो एक कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए मोदी जी बजट लाए हैं। जब मोदी जी ने संकल्प लिया कि किसानों की आय को हमें दुगना करना है, हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेंगे, तो ये सारे के सारे संकल्प मोदी जी ने केवल कागजों पर नहीं लिए बल्कि ज़मीन पर उतारा और उसका प्रभाव और उसका असर देश में और पूरे किसानों के बीच में, कृषि में, खेती में, खेतों में, खलिहानों में साफ दिखाई पड़ा। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है, मैं जो भ्रम की बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक साजिशी सिंडिकेट है और ये साजिशी सिंडिकेट एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मानसिकता के साथ, मेंटेलिटी के साथ हमेशा काम करता रहा है। इन 6 सालों में आप एक चीज़ भी बताइए, एक चीज़ भी ऐसी बताइए जो देश के हित में रही हो, देश की अर्थव्यवस्था के हित में रही हो, किसानों के हित में रही हो, मजदूरों के हित में रही हो, नौजवानों के हित में रही हो, देश की सुरक्षा के हित में रही हो और इन्होंने समर्थन किया हो, इन्होंने उसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश न की हो। तो देश की सियासत में दिक्कत यही है कि जब कोई पार्टी, कोई दल सत्ता में बैठा हुआ होता है तो सुर कुछ और होते हैं, लेकिन जब वही दल विपक्ष में होता है तो सुर कुछ और होते हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, एग्जिट एंट्री करा दी गई है और एग्जिट गेट पर ताला लगा दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि सुषमा स्वराज जी ने खुद संसद में जब कांग्रेस इस बिल की बात करती थी या इस तरीके के एपीएमसी एक्ट में बदलाव की या संशोधन की बात करती थी, तो वो कहती थी कि आड़ती जो हैं या जो मंडियां हैं वो एक एटीएम है, किसानों का एटीएम है। तो आपके भी सुर उस समय कुछ इसी तरीके के थे, आप विरोध करते थे, लेकिन आज आप उन्हीं चीजों को लेकर आए। मेरा सवाल इससे इतर है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, किसान बिल में मंडियों के खत्म होने का जिक्र नहीं है। जी, मंडियों के खत्म होने का जिक्र नहीं है, लेकिन जब वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था सरकार के द्वारा करने की बात की जा रही है तो किसानों का ये डर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी उस वैकल्पिक बाजार के चलते। इस पर क्या सफाई? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या वादा बाजार वाली बात कर रही है और वादा बाजार के मुद्दे पर जिस वक्त सुषमा जी ने बोला था या हम सब ने बोला होगा जी, तो वादा बाजार और इस कृषि बिल, इसको आप बिल्कुल जो है वो जमीन और आसमान का फर्क है। ये जो है ना तो मंडियां खत्म हो रही हैं, ना एमएसपी खत्म हो रही है,
बल्कि कृषकों को एक अच्छा और एक बहुत ही बेहतर मौका भी मिल रहा है कि अगर आप कृषि मंडियों के माध्यम से भी बेचना चाहते हैं वहां बेचिए, नहीं तो आपको जो है वो ओपन है, आप पे किसी तरह की बंदिश नहीं है। किसानों के जो सवाल सरकार से हैं या उनके मन में जो कहा जाए कि कंफ्यूजन है उसको हम साफ कर सके, तो पहला आपने मुझे जवाब दिया कि मंडियां खुद ब खुद खत्म नहीं होंगी, अगर वैकल्पिक बाजार हो रहा है इससे किसानों के पास ज्यादा ऑप्शंस पैदा होंगे। दूसरा जो कहा जाए कि भ्रम किसानों के मन में है वो ये है कि एक देश दो बाजार वाली स्थिति की संभावना पैदा हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल ट्रेड कि जो आप व्यवस्था कर रहे हैं उसमें टैक्स नहीं लगेगा। मंडियों में अभी 7 से 8% टैक्स लगता है। बाहर जब टैक्स नहीं लगेगा तो व्यापारी मंडी से बाहर ही खरीदना प्रेफर करेंगे, ऐसे में मंडियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये दूसरा संशय है किसानों को, मैं चाहती हूं इस पर भी आप सफाई दे दें। देखिए, मैं पहली बात एक बात बताइए, आज देश कहां है? आज जो है वो क्या दूरदर्शन की न्यूज पर पूरा देश निर्भर है क्या? आज जो है एबीपी की न्यूज भी है और भी जो चैनल्स है उनसे भी लोग समाचार भी सुन रहे हैं, उसके कार्यक्रम भी देख रहे हैं, वो स्वतंत्र है। आज जो है वो आप लोगों की स्वतंत्रता को क्यों रोक रहे हो भैया? अगर जो है वो एक रिफॉर्म हो रहा है, एक देश में एक बदलाव का माहौल है, तो उस बदलाव के माहौल पर आप अपने पॉलिटिकल पलीता लगाने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, वो लोग हैं जो लोग की पूरी तरह से फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड और पॉजिटिविटी उनके अंदर रह नहीं गई है। उसका कारण है कि हार में हताशा होती है, हार के कारण जो है वो लोग निराश और हताश हो सकते हैं, लेकिन आप साजिशों के सिंडिकेट के हिस्सेदार भागीदार बन जाओ और हर चीज में साजिशें करो। ताज्जुब तो ये होगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आएगा, हमारे सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो भी उसमें सबूत मांगेंगे। हमारे साथ दिलीप घोष जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या हो रहा है सर बंगाल में? देखिए, अभी चुनाव जितना सामने आ रहा है उतना हिंसा और उत्तेजना बढ़ रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जिस ढंग का पॉलिटिक्स होती है और वामपंथियों के ज़माने से जिस प्रकार हिंसा की राजनीति शुरू हुआ है वो अभी चरम पर आ रही है, और उसका परिणाम है कि हिंसा, हत्या और फॉल्स केस लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर दिया जा रहा है। 127 के करीब कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है कई सालों में, और 28,000 से ज़्यादा केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर चल रहे हैं। भाजपा को रोकने के लिए इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये जो एक लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक आंदोलन था कल, उसका ऊपर जिस प्रकार लाठी चार्ज, वाटर कैनन चलाया गया और आंसू गैस, ईंटा पत्थर भी चलाया पुलिस ने, उसका परिणाम हुआ कि 100 के करीब कार्यकर्ता घायल है, एक कार्यकर्ता की मौत हुई है कल। पर सर, ममता सरकार तो कहती है कि देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जब हुड़दंग मचाएंगे तो फिर कार्यकर्ताओं को कंट्रोल तो किया जाएगा। नहीं, देखिए, एक तो इस प्रकार आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी है? सरकार है, जो सरकार सत्ता में यहाँ भरपूर उसके पास बहुमत है, फिर भी उस सरकार के एमपी एमएलए पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और हर रोज स्टेटमेंट आ रहे पार्टी के अंदर से। हम विपक्ष में हैं, जनता के ऊपर जो जाजिती हो रही है, जो यहाँ इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार और इतना राजनीतिक हिंसा चरम पर हो रही है, तो उसके खिलाफ तो आवाज तो उठाना ही पड़ेगा किसी को। हम विपक्ष में है, लोगों ने हमको 2 करोड़ 30 लाख वोट दिया है लोकसभा चुनाव में, तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों का कष्ट को सामने उठाए, लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करें, हम वही कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस प्रकार हिंसक रूप से इसको रोकने का प्रयास कर रही है, अत्याचार कर कार्यकर्ताओं पर, कल 39 महिलाओं को रात तक एक मैदान में घेर के रखा है, ना अरेस्ट कर रहे ना छोड़ रहे हैं, हम फिर जाके 6 बजे उनको छुड़ाया वहां से। तो इस प्रकार डराने की और भय की वातावरण बना करके अगले चुनाव जीतने की जो सरकार प्रयास कर रही, लगातार हम उसका खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ की लोग अब इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, कानून व्यवस्था प्रतिष्ठित हो ये चाहते हैं, लोकतंत्र स्थापित हो ये चाहते हैं। हमारी लड़ाई का मुद्दा भी वही है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मालूम होगा आपको कि 2018 में जो यहाँ पंचायत चुनाव हुआ था, लगभग 80,000 सीट में यहाँ चुनाव हुआ त्रिस्तरीय, उसमें 34% सीट्स में किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। जो भी हम लोगों ने किया था, 7,000 सीट जीता था, उसमें हाथ पांव तोड़ा गया, सर फोड़ा गया, पुलिस और गुंडा मिल करके जो बीडीओ ऑफिस एसडीओ ऑफिस में नॉमिनेशन डाला जाता है उसको घेर करके रखा 7 दिन तक, एक दिन नहीं है। तो फिर चुनाव में प्रचार करने नहीं देंगे, वोट डालने नहीं देंगे,
और वोट की गिनती हो रही थी बैलेट में, उस दिन भी छप्पा मार रहे थे, वो टीवी में लाइव देखा हम लोगों ने। तो यहाँ किसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, उसका एक बड़ा प्रदेश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। यहाँ मीडिया वालों को पूछिए, हिम्मत नहीं उनको सच्चाई दिखाएं, बोले। मीडिया वालों को उठा के ले जाया जाता है, रात भर बैठा के रखा जाता है, उसको धमकाया जाता है कि क्यों ऐसे न्यूज बनाता है। अम्फान में ये जो भ्रष्टाचार हुई है 1000 करोड़ का, उसका न्यूज बनाया तो उनके ऊपर केस डाला गया है। इतना डर का, भय का वातावरण बना करके सबको चुप रखने की प्रयास हो रही है। ठीक है सर, लेकिन ये जो बंद का आप लोगों ने आह्वान किया है, अब देश भर में आज किसान आंदोलन की वजह से भारत बंद है, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जाता है कि साहब ये बंद तो हथकंडा है जो विपक्ष अपनाने लगता है जब उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है। फिर यही आरोप बंगाल में आप पर भी लगेंगे, क्योंकि आप बंगाल में विपक्ष में हैं, आपने बंगाल में बंद बुला लिया है सर। नहीं, जो सरकार अभी सत्ता में है वो लगभग 76 बार बंद बुलाई है 25 साल में ममता बनर्जी ने जी। वामपंथी लोग थे, उनका तो हथियार ही था। हम बंद का विरोध करते हैं, देश भर में कहीं बीजेपी बंद नहीं बुलाता है। लेकिन जब हमारी जान पर आफत आ जाती है, जहाँ लोकतंत्र तो नहीं है, बात करने के मौका नहीं है, आपको जगह नहीं दी जाएगा आंदोलन करने के लिए, एक हमको हॉल नहीं मिलता, एक मैदान नहीं मिलता। आप जानते हैं हमारे जो राष्ट्रीय नेता आते हैं उनका हेलीकॉप्टर उतरने के लिए सरकार परमिशन नहीं देती है। माननीय अमित शाह के लिए मैदान नहीं दिया जाता है, हमको लोगों का जमीन लेके किराए में वहाँ सभा करना पड़ता है। माननीय हमारे योगी जी आए थे सभा करने के लिए पुरलिया में, तो उनको झारखंड में उतरना पड़ा और 40-45 किलोमीटर, और उनको गाड़ी में आना पड़ा। तो ये क्यों होता है? ये बंगाल देश के अंदर नहीं है क्या? हमारे संविधान और कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसके अंदर नहीं आता है क्या? और मुख्यमंत्री बार बार ये बोलते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर और हमारा होम मिनिस्टर यहाँ बाहर के लोग हो गए हैं, और रोहिंग्या और घुसपैठिया यहाँ अपने लोग हो गए हैं। इस प्रकार यहाँ की लॉजिक खड़ा किया जाता है। राजनीति एक प्रकार देश विरोधी राजनीति होती है, देश का खिलाफ, देश का एकता के खिलाफ बोलने वाले ममता बनर्जी हैं, और हम इसीलिए मजबूरी में ये रास्ता अपनाए हैं। आज तक तो हम लोकतांत्रिक आंदोलन कर ही रहे थे, बंद नहीं बुलाते थे।